हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी एक डाउट का प्रश्न है जो कि डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 3 का डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट शायद आया है, सेकंड पार्ट। तो चलो पहले तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपको इक्वेशन में गिवन है p और v का पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू आपको -2 दिया हुआ है एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 100 केल्विन। T1 आपको 100 केल्विन गिवन है, ठीक है। इफ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, 1 लीटर टू 2 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर में एक्सपैंड किया गया है, ठीक है। देन फाइंड हीट कैपेसिटी। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला तो डायरेक्टली पता था आपको, तो ये बना भी दिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बट फिर भी सीपी सी इक्वल टू सीवी माइनस आर बाई एक्स माइनस वन, यही होता है, आर बाई एक्स माइनस वन। सही लिख रहे हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर सीपी का वैल्यू सी निकालना है, ठीक है, हीट कैपेसिटी निकालना है, तो सीवी माइनस आर, एक्स का वैल्यू -2 है तो -3 हो जाएगा, तो सीवी प्लस आर बाई 3 हो जाएगा। आंसर मैच करा लो, ठीक है। इसका आंसर यही है कि नहीं है? तो 10th का ए कैल कैल क्या लिखा हुआ है? CAL मतलब कैलोरी। इसका तो आंसर ही मिसिंग है ना, आंसर मिसिंग है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा Cv प्लस आर बाई 3, ठीक है। Cv प्लस आर बाई 3 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस का Cv का वैल्यू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो 3 हो जाएगा ना, 3r/2, 3r/2 हो जाएगा प्लस r/3 हो जाएगा, r/3 होगा। r का वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो, 9r प्लस 2r 11r/6 हो जाएगा। r का वैल्यू पुट कर लेना, r का वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। r का वैल्यू पुट कर लेना, जो आंसर आएगा वही होगा सी का, ठीक है। इसका इतना कैलोरी हो जाएगा। r का वैल्यू आपको गिवन है, लीटर्स में गिवन है, आपको कैलोरी में पूछा गया तो r का वैल्यू 2 पुट कर लेना। कैलोरी में r का वैल्यू अराउंड 2 होता है, ठीक है। तो 11 इंटू 2/6 हो जाएगा, तो 11/3 है। तो इसका आंसर 11/3 हो जाएगा, ठीक है। अराउंड, हाँ, यानी ये 2 के अराउंड होता है आर का वैल्यू। शायद ग्रुप में भी कोई लिखा था कि आर का वैल्यू 2 ले लो, तो 11/3 आ गया। सही है, कुशाग्रा, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। आपको सेकेंड पार्ट में बताना है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, का जो डी पार्ट है, डी पार्ट में ही डाउट था, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। और माय डियर से हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का आपको वर्कडन निकालने का फॉर्मूला बताए थे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्कडन निकालने का फॉर्मूला पढ़ाए थे। तुमको वो कैसे निकालेंगे सर? तो वर्कडन निकालने के लिए हम पढ़ाए थे एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी बाई एक्स माइनस पढ़ाए थे, या एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। उसी टाइप से रिलेट किए थे, तो वर्कडन निकालने के यही फॉर्मूला आ गया था, एन आर डेल्टा टी बाई एक्स माइनस। ऐसे ही निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है 1, कैलोरी में अगर आंसर निकालना है तो 2 पुट कर दो आर का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपको T2 मिसिंग है, तो तुमको बता T2 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से पीवी का पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को रिप्लेस कर दो एनआरटी से, तो टी टी बाई वी हो जाएगा, तो टी एनआरटी बाई वी, तो वी का पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से टी वन है 100, V1 का पावर -3 तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू T2 इंटू V2 का पावर 2 का पावर -3 8 हो गया। तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? 100/8 हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो T2 100/8 माइनस 100, तो यहीं पे शायद फंसा होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 800, 800 में से 700 आ जाएगा, 700/8 आ जाएगा। तो
700/8 तो -700/4 आ जाएगा। वर्क डन का वैल्यू 700/4 है। ठीक है, वर्क डन का वैल्यू तो कैलोरी में निकाले, इतना सारा कैलोरी में निकल रहा है मेरा। कैलकुलेशन पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में कर लो माय डियर स्टूडेंट। डेल्टा यू का वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी लगा लो, एनसीबी डेल्टा टी लगा लो। ठीक है, तो सीबी का वैल्यू कितना है यूज कर लो। तो सीबी का वैल्यू 1 मोल, सीबी का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, सीबी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3r/2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पर से 700/8, T2 माइनस T1 700/8 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आर का वैल्यू पुट करोगे 2 तो 2 कैंसल आउट हो गया, तो -2100/8। कोई कैलकुलेशन करके हमको बता दो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आ रहा है, सही में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओ सॉरी, x-1 छूट गया क्या? अच्छा, x-1 पुट कर दो, तो x-1 कितना हो जाएगा -2 -1 -3 तो 12 हो जाएगा, 700/12 हो जाएगा। ठीक है, 700/12 कैलकुलेशन करके मिला लो आंसर कि मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, पॉइंट में करके जल्दी से बता दो हमें कि आंसर मैच कर गया कि नहीं। क्यों निकालना है, तो डेल्टा यू नोन है, डब्ल्यू नोन है, क्यों निकालना है आपको। ठीक है, तो अगर आंसर मैच कर जाएगा तो हमें जल्दी से बता दो मेरे भाई। ठीक है, तो बताएगा हमें आंसर सही आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ है तो कहीं पे देखो कैलकुलेशन एरर हो गया है क्या। डेल्टा यू का वैल्यू एन सी बी डेल्टा टी, सी बी का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3r/2 हो जाएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर 100/8 -100 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 100 केल्विन था। ठीक है, तो 800 -100 700 -700/8 हो जाएगा, सही तो लग रहा है। हाँ, इसमें क्या क्या पूरा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालना है, जो कि डी आंसर 2100 दिया हुआ है। यहाँ पे nRT/v करेंगे तो v का पावर -1 तो -3 हो जाएगा, सही तो लिखे हैं। और यहाँ पे T v का पावर -3 हो जाएगा, सही तो है। 100 वॉल्यूम 1 मीटर था तो 1 का पावर -3 1 हो जाएगा, T2 इंटू 2 का पावर -3 हो गया, तो 8 2 का पावर 1/2। सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर गलत निकल गया है, टेम्परेचर में एयर हो गया 2 का पावर -3, ऊपर में 8 आएगा, 8 आएगा मेरे पे ऊपर में, ये 800 हो जाए, इसलिए गलती हो रहा था। ये 800 -100 हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया। तो वर्क डन निकालोगे तो 2/-3 पुट हो जाएगा, 2/-3 पुट हो जाएगा, तो -2/3 800 -100 700 हो जाएगा, तो -1400/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर एरर हो गया होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सही कर लो। तो डेल्टा यू इक्वल टू 3r/2, तो आर आर कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 800 -100 700 700 2100 कैलोरी आ जाएगा। अब हमें लग रहा है कि सही आ गया। ठीक है, ये 2 का पावर -3 हम प्लस में समझ लिए तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ जिसका सवाल था रजिस्ट्रेटर वाला क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स दे दो। ठीक है, डेल्टा यू डब्ल्यू हो गया, तो क्यू निकाल लेंगे यहाँ। चलो ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरीके से क्लियर होगा आपका। और भी कोई डाउट जो कि आप ग्रुप में भेज चुके हो, उसका हिंट हम कर चुके हैं, तो हिंट कर दिए तो वो आप पूछेंगे, अदरवाइज ग्रुप में पूछेंगे, ताकि टाइम थोड़ा सेव भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका डाउट ऑलरेडी ग्रुप में आया हुआ है, हम हिंट भी किए हैं, वही डाउट आप क्लास में केवल अभी रेस करेंगे। ठीक है, स्पेस को हम हटा दें। अच्छा हाँ, ये पूछा था मेरे से, डाउट आया था कि सर किसी भी प्रोसेस में देखो, ये सबको बता रहे, ये कॉन्सेप्ट है जो अभी कुशागरा मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछा था। हम बोले थे कि उसको और अच्छा से क्लियर कर देंगे, उसको क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट, बट हम कहे थे कि थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास। देखो ये पूछ रहा है कि सर जो वर्कडन ये सब निकालने में जो पी एक्सटर्नल यूज कर रहे होते हैं, ये हमेशा P2 ही क्यों होता है।
ये P2 ही क्यों होता है? कोई हमें चाहता है एक्सप्लेन, हमको समझाए कि क्यों P2 ही होता है? किसी को ऐसा इसका लॉजिक पता है क्या? ये P एक्सटर्नल P2 ही क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा? नहीं। इसका मतलब हम ही को बताने कह रहे हो तुम लोग। तो मेरे में जो वर्क डन कराते हैं, बस तुम लोग खुद जवाब देना कि वर्क डन जब कराते हैं, लेट से मेरे भाई इसके अंदर पे कुछ गैसेस है और यहाँ पे 2 मास रखा हुआ है, एक M1 मास है, एक M2 मास है। तो अभी ये रेस्ट पे, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है, अभी कोई मोशन नहीं हो रहा। छोड़, तो अब जिसको बताना था वो सब टाइम गया। तो अभी अभी जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। मेरे भाई वो सच से बताओ, इसमें M2 हटा देंगे, M2 हटा देंगे तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बस इतना ही जवाब देना है, ऊपर या नीचे। M2 मास ऊपर वाला हटा दिए, पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। किसके, अब किस फोर्स के अगेंस्ट में जाएगा? किस फोर्स के अगेंस्ट में जाएगा? क्या M1 प्लस M2 के अगेंस्ट में जाएगा या केवल M1 के अगेंस्ट में जाएगा? हाँ, जी होगा, जी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपना लगते रहेगा। यस, M1 के अगेंस्ट में रहेगा। तो फाइनल प्रेशर कौन हो गया? ये था इनिशियल प्रेशर, ये था फाइनल प्रेशर। तो इसके अगेंस्ट पे वर्क डन होता है। इसीलिए जो P एक्सटर्नल है ये फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। ये हमेशा P फाइनल के बराबर होता है। क्यों P फाइनल लिख देते हैं? या फिर अगर इसके ऊपर एक तीसरा ब्लॉक ला के रख देंगे M3 मास का, तो पिस्टन नीचे जाने लगेगा। तो उस टाइम में जो P2 होगा वो M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। उसके अगेंस्ट पे वर्क डन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट पे वर्क डन हो जाएगा। अगर ऊपर में तीसरा ब्लॉक ला कर रखिए M3, तो अब मेरे पास पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा। वो तब रहे कि पहले तो प्रेशर M1 प्लस M2 था, लेकिन बाद में कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3, तब जाकर के मोशन हुआ है। उस टाइम P एक्सटर्नल P2 कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप लाइन्स क्लियर हो गए। जो हम बात कहना चाहते थे, कुछ अगर बताओ। ठीक है, वेरी गुड, आई होप सब कुछ समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर को अब स्टार्ट करें हम। किसी को कोई डाउट रह गया? सुमित, जो तुम्हारा डाउट था वो क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरे दिन सुमित। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला आया था एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एक ये फॉर्मूला हमारे पास में आया था। दूसरा एंट्रोपी निकालने का एक फॉर्मूला आया था एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू आया था। ये दो फॉर्मूला आया था और आप अच्छा से बनाए भी थे इससे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन किए थे और हम बोले थे कि आपको डीपीपी से बना देते थे। आई होप आप डीपीपी से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ये दो फॉर्मूला से सवाल बन रहा था। इसके बाद थोड़ा सा एंट्रोपी का फील लिए थे मेरे में, एक क्लॉजियस इनइक्वालिटी आया था। आई होप वो क्लॉजियस इनइक्वालिटी आप लोग को याद होगा, Q बाई टी इज लेस देन इक्वल टू ds होना चाहिए।
Q बाई टी इज लेस देन इक्वल टू ds होना चाहिए। क्लॉजियस इनइक्वालिटी था, ये क्लॉजियस इनइक्वालिटी था। ये हम लोग को फिजिबिलिटी के बारे में आइडिया देता है, फिजिबिलिटी के बारे में ये हमें आइडिया देता है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी इसके बारे में आइडिया देता है। तो ये फिजिबिलिटी के बारे में आइडिया दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहीं पर से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, डेल्टा एस यूनिवर्स। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये प्रोसेस फिजिबल होगा, फिजिबल होगा। हम लोग क्या किए थे, यूनिवर्स को, सिंस ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है नहीं मेरे भाई, तो यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिजिबिलिटी के लिए क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तुम लोग क्या बात करना चाहते हो सर, तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल। इसके बाद हम देखे थे कि इंट्रोपी हमें एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा था। अगर डेल्टा एस नेट यानी डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पॉजिटिव आ रहा था मेरे पास, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब भी फिजिबल बोल देते, लेकिन इक्वल टू जीरो आने का मतलब वो रिवर्सिबल भी हो जाता है। इक्वल टू जीरो आने का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स क्या चीज है, पॉजिटिव है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आया तो हम लोग खुले में कह रहे थे वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स निगेटिव आ जा रहा था तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे कि नॉट फिजिबल कह रहे थे, नॉट फिजिबल कह रहे थे, है ना। जो कि कुछ एग्जांपल देखे थे, लाइक तुम्हें हम दिखलाए थे मेरे भाई, जो गैसेस का जो ट्रांसफर होता है एक छोटे से कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दो कंटेनर में था उसको एक कंटेनर में कर देंगे, वो प्रोसेस फिजिबल नहीं हो पा रहा था। दूसरा चीज, वो प्रोसेस फिजिबल नहीं हो रहा था कि लोअर बॉडी का टेम्परेचर और लो हो और हायर बॉडी का टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज करे, तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा। याद आ रहा है सब कुछ। तो मेरे भाई फिर आखिर ये एंट्रोपी का सिग्निफिकेंस क्या है, हम बोले थे कि आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता रहे हैं कि एंट्रोपी से क्या क्या चीजें पता चल पाता है, क्या क्या चीजें पता चल पाता है, वो आपको हम थोड़ा फील दिए थे, लेकिन हम बोले थे नेक्स्ट क्लास में इसका और डीप डीप फीलिंग देंगे। तो वो अब वक्त आ गया है मेरे भाई कि आप डीप फीलिंग ले लें। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिकली हम एंट्रोपी को कैसे फील ले। तो मेरे भाई मैथमेटिकली तो सब समझ में आने लगा कि क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू डी एस होना चाहिए, डेल्टा एस होना चाहिए, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए तो फिजिबल होगा। लॉजिकली भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। एंट्रोपी का हम बोलते डेफिनेशन क्या बोलो, हम पूछेंगे बेटा बताओ एंट्रोपी क्या है, तो तुम क्या डीलिंग जाकर के दोगे, फिर डेल्टा एस यूनिवर्स बढ़ेगा तो बोलेंगे प्रोसेस फिजिबल होगा, इसे बोलोगे। हम पूछेंगे व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, तुम तो हंस जाओगे वहां पर। तो मेरे भाई नहीं, हंसना नहीं है आपको, उसके लिए हम हैं आपके सामने में बैठे हुए, आपको हम सब कुछ सिखाएंगे। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके सामने भी, आप भी मेरे सामने बात करेंगे, मतलब आप चैट पे या फिर माइक को ऑन करके जवाब देंगे। मेरे भाई लेट्स से एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में एक चेयर और एक टेबल लगा हुआ है, एक चेयर एक टेबल लगा हुआ है, मतलब एक स्टूडेंट का ही सीट है। ऐसा क्लासरूम है जो कि बहुत बड़ा है, बट उसमें सीट जो है केवल एक ही है, और एक स्टूडेंट आता है, वो कहां पे जाके बैठेगा। अगर हम तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे, तो तुम्हारे मन पे एक ही जवाब आएगा, सर एक ही सीट है वहीं पे जाके बैठ जाएगा, और कोई ऑप्शन तो नहीं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन था मेरे भाई, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं उसके पास, तो वहीं पे जाके बैठे। लेकिन सोचो अगर हम उस क्लासरूम के अंदर पे दो चेयर लगा लेते,
2 चेयर 2 टेबल, मतलब 2 स्टूडेंट का बैठने के लिए होता, लेकिन एक ही स्टूडेंट क्लास में आता, उसके पास में कितना ऑप्शन हो जाता। अब उसके माइंड में डेवलप चलता कि इसमें भी बैठ सकते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं, उसके पास में अब ऑप्शन आ गया मेरे में। अब वो ऑप्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको लगेगा कि अरे नहीं मेरे पास तो ऑप्शन है, हम यहीं भी बैठे चाहे वहां पे बैठे, यानी कि उसके अंदर तो थोड़ा सा सोच आने लगा। तो मतलब एक लग रहा है कि 2 ऑप्शन है, ऑप्शंस बढ़े, ऑप्शंस बढ़े। इसी तरीके से अगर हम बोले कि एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं, बहुत सारे बेंच है, बहुत सारे डेस्क हैं, और मेरे में तब क्या होगा, तो सर उस टाइम में तो उसके पास में तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 10 उस टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और वो कहीं पे भी बैठ सकता है, उसमें कहीं पर भी बैठ सकता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मेरे भाई यहाँ पे मेरे पास में एक ही पेन होता, अभी केवल एक ही स्केच होता, तो मेरे में हम क्या करते, सिर्फ ब्लैक से लिख रहे हो। निखिल सर आवाज थोड़ा बेटर हो सकता है, पीछे वाले या आगे वाले है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ ये भी बात सही है, खालिद का बिल्कुल सही है, पीछे वाले है कि आगे वाले उस पर डिपेंड करेगा। हाँ वही सब बातें हैं मेरे भाई। चलो आवाज थोड़ा बेटर हो सकता है, मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमें बताओगे, इको हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है। मतलब ये सर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब तो हमको समझ में आता है कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर गैस होगा। क्या इको प्रॉब्लम है कि और किसी टाइप का, एकदम एग्जैक्ट जो लग रहा है घर 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 घर, और आवाज कम आ रहा है। चलो हमने ईयरफोन हटा दिए, अब देखो तो, अब देखो तो, अब कैसा आवाज आ रहा है। अब ईयरफोन हम हटा दिए, अब अच्छा आवाज जा रहा है। पहले कंफर्म करो घर घर वाला जो आवाज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी मतलब हम लोग अब एंट्रोपी का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ऑफ एंट्रोपी। आज का लेक्चर थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, 15 से 20 मिनट। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। तो हम आपके सामने में एक एग्जांपल पुट किए कि देखो आप एक ही स्टूडेंट हो और क्लासरूम में भी केवल एक ही बेंच लगा हुआ है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहीं पे जाके बैठोगे। लेकिन अगर एक क्लासरूम के अंदर पे बहुत सारा बेंचेस है तो आप कहीं भी जाकर के बैठ सकते हो, आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो तुम्हारे माइंड पे भी अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं, इस टाइप के आपके अंदर पे ऑप्शंस आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ऐसा समझो कि हम आपको 10 रुपये दिए और बोले जाओ बेटा इसका कुछ खा लेना, तो तुम क्या कर सकते हो, 10 रुपए का ज्यादा से ज्यादा समोसा खा लोगे मेरे भाई बाहर में, और तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें हम 500 रुपीज दे दिए, तुम क्या कहोगे, अरे अब तो मजा आ गया सर, अब तो बहुत चीज हो सकता है। पीछे वाले कह रहे हाँ सर अब मजा आएगा ना, अब तो पार्क जाएंगे अपन तो, ठीक है। हाँ मेरे भाई, तो इस टाइप से मतलब कि जब ज्यादा होता है चीजें, ऑप्शंस जब ज्यादा हो जाते, कब, यानी कि आपके पास में ऑप्शंस कब आएंगे, जो पैसा आपके पास में ज्यादा था, ठीक है। कंफ्यूज देखो, इस तरीके से बीच बीच में तुम लोग लिखते रहोगे मेरे भाई तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज लिख दिए, तो मतलब इसका मतलब हम क्या समझे, आपको अगर कोई डाउट है तो केवल उस डाउट को लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अदरवाइज आप फालतू का कोई भी चीज को नहीं लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आपको क्या बोलने वाले थे। ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है।
ताकि हम जो चीज समझाना चाहते हैं वो सही चीज आपको एक्सप्रेस कर पाए, अपने फीलिंग्स को कि क्या बताना है यहाँ पे। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनो। तो आपके पास में जब ज्यादा पैसा था तो आपके अंदर पे ऑप्शंस ज्यादा आने लगे कि ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से बातें आपके अंदर पे आने लगी, यानी कि हम बोल सकते कि मोर द ऑप्शंस मोर विल बी द डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डर होने का चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई केवल यहाँ पे का मेरे पास में एक ही स्केच पेन है, तो मेरे भाई इधर रख दे, इस पे क्या होगा, एक ही है ही था। लेकिन मेरे भाई मान लो कि मेरा एक ऑर्डर है कि हम पहले रेड को रखेंगे, फिर ब्लैक को रखेंगे, फिर हम ब्लू को रखेंगे। मान लो ये मेरा ऑर्डर है ब्लू ब्लैक रेड रखने का, या रेड ब्लैक ब्लू रखने का। अब मान लो ना कि ये ऑर्डर था मेरा, अब अगर ऐसे रख दिए ना तो ये मेरा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, ये ऑर्डर्ड नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड है। मतलब ऑर्डर्ड केवल एक ही होता है। जैसे क्या होता है ना मेरे, कभी घर में साफ सफाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जब बुक्स का एकदम प्रॉपरली हम लोग अरेंज करके रख देते हैं कि ये सबसे बड़ा बुक है, ये सबसे नीचे होगा, फिर इससे बड़ा, इस तरीके से एकदम प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं, इसी तरीके से रखते हैं मेरे भाई। तो एक अरेंजमेंट पैटर्न चल रहा होता है। तो इस तरीके का जैसे रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, इस टाइप का एक अरेंजमेंट पैटर्न चल रहा है मेरा। तो जो भी सीक्वेंस फॉलो करेंगे इसको हम ऑर्डर्ड बोलेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक गड़बड़ हो गया तो मेरे भाई ये मेरा ऑर्डर्ड नहीं, ये डिसऑर्डर्ड है। लेकिन खुद सोचो मेरे भाई, जब आपको बुक्स को रखना होता तो 1-2 दिन तक तो वो मेंटेन रहता है कि जिस ऑर्डर पे रखे। लेकिन क्या लगता है मेरे भाई कि वो साल भर वो ऑर्डर मेंटेन रह जाता है? नहीं, पता चला कुछ दिन के बाद एक किताब उधर फेंका रहा है। ऐसा ही होता है मेरे भाई। ये मतलब ऐसा नहीं कि तुम जानबूझकर कर रहे हो, ये ऑब्वियस है, अपने आप हो जाता है मेरे, ये अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कर रहे हो, ऐसा अपने आप हो जाता है। यानी आपके पास में जगह था खाली, जगह खाली था तो रख दिए वहां, यानी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो मोर द नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर विल बी द डिसऑर्डर्ड। मतलब कि मेरे भाई बनाने में हमें बहुत टाइम लगती है, कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रखने में हमें टाइम लगती है, लेकिन मेरे भाई उस ऑर्डर को डिसऑर्डर्ड होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। कोई भी नया सा ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर आ जाना, रैंडमनेस क्रिएट हो जाना, उसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर पे रखना, इसमें टाइम लगता है मेरे, बहुत सोचना पड़ता है कि इसके बाद इसी का नंबर आएगा। यानी एक प्रॉपर ऑर्डर और एक डिसऑर्डर, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है माय डियर स्टूडेंट्स। तुम क्या कहोगे कि सर इसका मतलब आप बोलना यही चाहते हो ना कि बिगड़ने में टाइम नहीं लगती? पीछे वाले करियर गजब का लाइन है सर, बिगड़ने में टाइम नहीं लगती मेरे भाई। यानी कि एक ऑर्डर्ड होना, एक गुड हैबिट्स होना आपके अंदर पे, उस पर टाइम लगता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। पीछे वाले फील द फीलिंग्स। इसका मतलब मेरे भाई कि हम बोलना ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा, मतलब कि हम बोलना ये चाहते हैं कि अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डर्डनेस डिसऑर्डरनेस अगर इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा मेरे भाई, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है। तभी तो अपने आप हो जाता है। हर कुछ उधर शिफ्ट करता है, हर कुछ उधर मूव करता है जिधर स्टेबल होना चाहता है, हर कुछ उधर शिफ्ट करता है जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक लाइन बोले थे आपको, मोर द नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर, ये सब लिखना भी है आपको। तुमको लग रहा हो क्या लिखवा रहे, ये सब आईआईटी पे आएगा? अरे मेरे पास आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है। मोर द नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर विल बी द डिसऑर्डर। ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, डिसऑर्डर, मोर विल बी द डिसऑर्डर। ज्यादा जब होगा मेरे में ऑप्शंस अवेलेबल तो क्या होगा, ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा। इसका मतलब मेरे भाई कि डिसऑर्डर अगर बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है तो ये अपने आप हो जाता है, हमको नहीं करना पड़ता है। जो हमारा हेयर है मेरे भाई, बाल जो ब्लैक है, ये कुछ दिनों के बाद व्हाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि व्हाइट किए थे हम, अपने आप व्हाइट हो रहा है मेरे भाई।
ऐसा थोड़ी है कि व्हाइट से ब्लैक अपने आप हो जाए। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, पानी ऊपर में छोड़ दोगे अपने आप नीचे चला जाएगा, यानी कि डिसऑर्डर्ड हो जाता है। हम एक ऑर्डर में टैंक के अंदर पे रखे थे पानी को, लेकिन पानी को टैंक में रखने के लिए हमें एक जेट पंप लगाना पड़ा था। जेट पंप के थ्रू वो पानी नीचे से ऊपर गया था, लेकिन ऊपर से नीचे पानी को लाने के लिए हमें कोई जेट पंप लगाना पड़ता है क्या? अगर हमें टैप वाटर चाहिए तो क्या लगता है कि हमें कुछ जेट पंप जाकर के ऑन करेंगे तब जाकर के पानी आएगा? नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है, वो तो अपने आप होने लग जाता है मेरे। इसका मतलब मेरे में एक ऑर्डर्ड वे में रखना, उस पे टाइम लगता है, डिसऑर्डर्ड होने में टाइम नहीं लगता है। इसका मतलब डिसऑर्डर्ड होना, हेयर का ब्लैक से व्हाइट होना, ये अपने आप होता है, लेकिन इसका रिवर्स अपने आप नहीं होता है। पानी नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे तो आता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं। हेयर ब्लैक से व्हाइट तो होता है, लेकिन अगर आपको व्हाइट से ब्लैक करना है तो आपको फिर कलर डाइज यूज करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ा। लेकिन क्या लगता है तुम्हें, ब्लैक से व्हाइट करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ा? नहीं, अपने आप हुआ। यानी डिसऑर्डर अगर इंक्रीज करता है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है, अपने आप हो रहा होता है। कॉपी का डिसऑर्डर में वे में अरेंज हो जाना अपने आप हो जाता थोड़ी ना, हम तो चाहते रहते कि कॉपी को ढंग से रहे हमेशा, बट अपने आप हो रहा होता है। ये कॉपी ऊपर, ये कॉपी नीचे हो जाता है, ये अपने आप। मेरे भाई और देखो अच्छे से, डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो स्पॉन्टेनियटी इंक्रीज कर रहा, प्रोसेस अपने आप हो जा रहा। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप। मेरे भाई लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इंट्रोपी भी अगर इंक्रीज कर रहा था तभी तो पॉजिटिव इंट्रोपी आ रहा था, पॉजिटिव, तो वो भी तो स्पॉन्टेनियस था, वो भी डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जैसे ही जीरो होता था तो हम बोलते थे ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा। गैस, गैस मेरे भाई एक कंटेनर से दो कंटेनर में मूव कर जाना, वो प्रोसेस हो रहा था, वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा था, यानी वो अपने आप हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि वाल्व खोले, फिर हम एक तो बाहर से कोई ब्लोअर लेकर के आए जिससे गैसेस इस कंटेनर से उस कंटेनर में ट्रांसफर हो रहा था। नहीं, अपने आप गैस क्या हुआ था मेरे भाई, इस कंटेनर से उस कंटेनर में चला गया था, वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा था, तो स्पॉन्टेनियस अपने आप। मेरे पास जहां पे स्पॉन्टेनियस है वहां पे डिसऑर्डर भी ज्यादा होता है, यानी स्पॉन्टेनियस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा तो डिसऑर्डर ज्यादा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एंट्रोपी एक मेजर करता है कितना ज्यादा डिसऑर्डर आया, कितना ज्यादा रैंडमनेस आया, कितना ज्यादा रैंडमनेस आया। एंट्रोपी यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स का बात कर रहे हैं मेरे भाई, डेल्टा एस यूनिवर्स। और डिसऑर्डर का मतलब रैंडमनेस का बात कर रहे हैं, रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर, रैंडम वे में, रैंडमली। तो इसका मतलब यही डेफिनेशन इसका होता है, बुक्स पे यही लाइन लिखा रहता है कि एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। मेरे भाई इंट्रोपी, कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या चीज है, तो ये रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। ये क्या करता है, डिसऑर्डरनेस को या रैंडमनेस को मेजर करता है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगती मेरे भाई, बिगड़ने में देरी नहीं होती, बनने में देरी होती। हाँ मेरे भाई, अगर एक बार आईआईटीएन बन जाओगे उस पे तो देरी है, लेकिन अगर आईआईटीएन नहीं बनना चाहते हो तो इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई अब सवाल है कि ये रैंडमनेस कैसे आता है, इसका आखिर सोर्स क्या है रैंडमनेस का? तो मेरे भाई इसका सोर्स वही है कि पहले इसका एक तो ऑर्डर बनाओ, इसका एक ऑर्डर बनाओ, एक ऑर्डर होगा तभी डिसऑर्डर आएगा। मान लो कोई ऑर्डर ही नहीं है मेरे भाई, तो वही मेरा ऑर्डर है ना जो रखा हुआ है, जो रैंडम वे में रखा हुआ है वही ऑर्डर है। इसका मतलब कुछ अच्छे अच्छे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे भाई, ऑर्डर गिव्स, ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डरनेस। मेरे भाई ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डरनेस, मतलब कि अगर ऑर्डर में तुम अरेंज किसी चीज को करोगे ना तो वो डिसऑर्डर अपने आप हो जाएगा।
वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, उसे तुम्हें डिसऑर्डर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डरनेस। और एक लाइन अगर इस पे और ऐड करना चाहते हो तो स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो जाता है। ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डरनेस, तो डिसऑर्डरनेस और ये अपने आप प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। आई होप इंट्रोपी का मतलब समझ में आ गया होगा कि यही केवल एक बोल सकते हैं कि उसका मतलब यही है कि इंट्रोपी जो हमें क्या बताता है कि कितना डिसऑर्डरनेस हुआ है, कितना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ है, यही चीज को मेजर करता है। ठीक है, तो बुक्स पे भी यही लाइन लिखी रहती है। आई होप जो बात हम तुम्हें कहना चाहते थे, जो फील कराना चाहते थे, वो आप तक पहुंच पाई होगी। एक बार हमें बताओ कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई। यानी कि एंट्रोपी को हम लोग रिलेट किए डिसऑर्डरनेस से। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई कि एंट्रोपी का कैलकुलेशन, एंट्रोपी का कैलकुलेशन। हाँ, और डिसऑर्डर, कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है, ऋषि अग्रवाल कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है। पानी के बारे में अगर बात करो तो तुम टैंक में अगर ले जाकर के रखोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो पानी नीचे आ जाता है तो उसका हाइट कम हो जाता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। तो रिलेट करो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो और हर कुछ स्टेबिलिटी की ही तरफ मूव करती है, हर कुछ स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करती है। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर फेज चेंज। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, calculation of entropy for phase change। फेज चेंज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फेज चेंज का अगर कोई मतलब पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी एंड एमपी। फेज चेंज दो टाइम में होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है, और मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये दो टाइम होता है मेरे भाई। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने पुट करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल पुट करने जा रहे हैं। हमारे पास में H2O है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कुछ नहीं गिवन है, ये H2O है मेरे भाई। अब हमको बताओ एट अगर हम तुमसे पूछे बेटा बताओ कि 400 केल्विन में ये H2O कैसा होगा, ये वेपर होगा या गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? ठीक है, 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर है, प्रेशर 1 atm है, तो जवाब आ रहा है कि गैस होगा। 400 केल्विन में जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स का कि गैस होगा। सर बिल्कुल सही बात है, गैस होगा, गैस होगा मेरे भाई। अब हमें बताओ एट 300 केल्विन अराउंड रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? अगर हम रूम टेम्परेचर में पूछे तो क्या होगा H2O? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है लिक्विड। क्या रूम टेम्परेचर में पानी वेपराइज नहीं हुआ रहता है? मेरा सवाल ये है। निखिल बोल रहा है गैस होगा, 300 केल्विन है सर, गैस होगा। शाबाश। तुम लोगों को क्या लगता है, लिक्विड या गैस? तो जैसा कि हम रिस्पांस देख पा रहे हैं, जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स का लिक्विड होगा। या किसी को ऐसा लगता है कि लिक्विड प्लस गैस होगा? किसी को ऐसा मन में आ रहा है कि लिक्विड भी होगा गैस भी होगा? कौन वाला सही लग रहा है तुम्हें? खालिद का जवाब आ गया कि गैस प्लस लिक्विड होगा, दोनों पॉसिबल है। और सुहाना का जवाब है कि लिक्विड ही वाला सही है। अर्चित का जवाब चेंज हो गया, लिक्विड प्लस गैस हो गया है। ठीक है, अब जवाब आने लगे लिक्विड प्लस गैस। बस हम चाहते थे कंफ्यूजन। मेरे भाई लिक्विड प्लस गैस नहीं होता है, केवल लिक्विड होता है। तो काटो और लिखो मेरे भाई केवल लिक्विड होगा, ये सही है। क्यों होगा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अब हम तुमसे पूछे बेटा बताओ एट 373 केल्विन पे
373 केल्विन में क्या होगा? अब क्या होगा? अब दोनों होगा। अब जवाब आ रहा है कि लिक्विड प्लस गैस दोनों। चलो अब हम बात करते हैं मेरे भाई, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कैलकुलेशन कैसे करना है एंट्रोपी का फेज चेंज के लिए। ठीक है, फेज चेंज के लिए कैसे डिफाइन करना है तो ये हम डिस्कशन करेंगे। चलो समझते हैं चीजों को, फील करते हैं फीलिंग्स को मेरे भाई। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। द टेम्परेचर एट विच, साथ साथ लिख लीजिएगा, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा डेफिनेशन आप बचपन में पढ़े होंगे कि वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर के बराबर, जो वेपर जो प्रेशर जनरेट करेगा उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर के बराबर होता है, जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा करके एक्सटर्नल प्रेशर लिख लो। क्या है कि मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर वेरी कर देंगे तो वो हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि हमेशा एटमॉस्फेयर ही होगा, ऐसा गड़बड़ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रैकेट में लिख दो, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा अच्छा डेफिनेशन। मेरे भाई इसी का एक दूसरा डेफिनेशन और भी हम लिखना चाहते हैं और दे करके, टेम्परेचर एट विच liquid and vapor exists at equilibrium. Temperature at which liquid and vapor exists at equilibrium. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर को हम 300 केल्विन पे रखे हुए हैं। ये कंटेनर है और ये कंटेनर को हम 300 केल्विन पे रखे हुए। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। तो मेरे भाई इस कंडीशन में अगर बात करें ना तो 300 केल्विन में भी यहाँ पर वेपर्स बने हुए होंगे, यहाँ पर वेपर्स बने हुए होंगे। यानी कि 300 केल्विन में, अभी हम तुमको थोड़ा देर पहले लिखे कि 300 केल्विन में केवल लिक्विड होता है, और फिर अभी हम आपको दिखला रहे हैं कि 300 केल्विन में पानी को देखोगे ना, अगर तुम रूम टेम्परेचर में तुम कोई पानी का बॉटल उठाओगे ना जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें तुम देख सकते हो कि अंदर पे क्या क्या है, तो मेरे भाई तुम्हें दिखाई देगा वो पानी के बोतल में नीचे लिक्विड भी दिखाई देगा और कुछ वेपर्स भी ऊपर के सरफेस में दिखाई देते हैं। ये हर लोग ऑब्जर्व किया है, सबको ये पता है। तो क्लोज्ड कंटेनर था, उसके अंदर पे हम लिक्विड वाटर रख दिए, थोड़ी देर के बाद देखते हैं 2-3 घंटे के बाद तो उसमें कुछ ऊपर के सरफेस में वेपर्स दिखाई देगा आपको। फिर तुम बॉटल को हिला दोगे तो मेरे भाई वो फिर वापस लिक्विड के फॉर्म में सारा दिखलाई देगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद तुम आकर के देखोगे मेरे भाई तो फिर तुम्हें दिखाई देगा कि नहीं, फिर से वेपर बन गया। तो मेरे भाई हम क्या लिखे, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट्स एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है मेरे भाई, इसका मतलब लिक्विड भी है और वेपर भी है, इसका मतलब लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो जब लिक्विड और वेपर दोनों होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में, ऐसा नहीं कि ज्यादा वेपराइज हो गया कम वेपराइज हो गया, नहीं, वो तो उतना ही वेपराइज होगा। तो उस हिसाब से तो 300 केल्विन भी क्या हो जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। उस हिसाब से 300 केल्विन भी बॉइलिंग पॉइंट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लिखे हैं मेरे भाई, अभी इसीलिए हम लिखे हैं कि 300 केल्विन में केवल लिक्विड होता है, लेकिन तुमको साबित करके तो दिखलाइए केवल लिक्विड होता है। अब मेरा वाला बात तो आप रॉन्ग बोल दिए थे, तो हम तो चुपचाप थे, हम तो जानते थे कि आप बहुत टैलेंटेड है, तो हम आपकी बातों को मान लिए, लेकिन फिर आप अपने बोलते हैं कि वेपर भी होगा। सब तरह की बात तो आप ही करते हैं, हमको तो बोलने भी नहीं देते हैं। तो मेरे भाई दरअसल हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे गलत है। हमें कौन बोला था कि बेटा क्लोज्ड कंटेनर लेना? हमें ऐसा कोई बोला है क्या कि हम क्लोज्ड कंटेनर लेंगे? नहीं,
ऐसा कोई नहीं बोला। तो तुम कहोगे ओ बेटा अब गेम हो गया मेरे साथ, समझ गए, ये पानी तो वेपराइज करके कंटेनर से ही बाहर चला जाएगा। सर एयर की वजह से 300 केल्विन पे वेपराइज करेगा ना, बिल्कुल कर रहा है, वेपराइज तो कर रहा है, दिखला तो रहे तुम्हें, दिखला भी रहे तुम्हें मेरे भाई। नहीं, अब तुमको मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कराते हैं, अब तुम्हें एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कराते। दरअसल यही कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, जो हम लोग सोचते हैं ना मेरे में, वो हमेशा आप सोचते सही नहीं हो। हम पहले ही बोले थे ये चैप्टर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट को सही कर देगा ना कि आप सब कुछ सही सही सोचने लग जाओगे। हम पहला ही दिन बोले थे थर्मोडायनामिक्स मेरे में, वो वक्त है, वो चल रहा है आपका, जब आप चीजों को सही डायरेक्शन में सोचने लगे मेरे भाई। ये सारी चीजें डिफाइंड है पिस्टन सिलेंडर के लिए। बॉइलिंग पॉइंट पिस्टन सिलेंडर पे डिफाइंड होगा, वो 300 केल्विन 350 केल्विन से डिफाइंड नहीं होता है। अरे मेरे में उस हिसाब से अगर तुम डिफाइन करोगे ना क्लोज्ड कंटेनर में, तो 300 केल्विन भी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, 350 केल्विन भी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। वो तो छोड़ो मेरे पास, 100 केल्विन में भी कुछ वेपर बना रहेगा और वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, वो भी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन आप तक तुम क्लास 10th तक पढ़ते आए हो ना, वो गलत डेफिनेशन था मेरे। वो ये डेफिनेशन तो लिख करके छोड़ देते, ये डेफिनेशन को लिखते ही नहीं है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट्स एट इक्विलिब्रियम, तुमको ये भी लिखाया गया था, ये भी लिखा मेरे भाई, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी गलत है। तुमको कब मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड है पिस्टन सिलेंडर में। पहला बात तो ध्यान रखो कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये सब डिफाइंड है पिस्टन सिलेंडर पे, अदरवाइज ये सब टर्म्स डिफाइंड ही नहीं होंगे। डिफाइंड्स ओनली ऑन पिस्टन सिलेंडर या फिर फ्लेक्सिबल कंटेनर्स में डिफाइंड है, फ्लेक्सिबल कंटेनर्स। पहले तो ये समझना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा डेफिनेशन ही गलत साबित हो जाएगा। ये जो पहला डेफिनेशन है ना, ये भी गलत प्रूफ हो जाएगा। देखो ये डेफिनेशन एग्जाम पे नहीं आएगा, बस हम चाहते हैं कि तुम्हारा सोच, तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है वो सही हो जाए, कि तुम चीजों का असलियत को जान सको। केवल आईआईटी आईआईटी करने से नहीं होगा, तुम्हें असलियत जानना होगा। तो मेरे भाई क्या है, मेरे भाई तो पिस्टन लगा दी, और पिस्टन लगा दी ना, समझना मेरी बातों को, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना मेरे भाई, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और बाद में अगर समझ में आ जाएगा तो हमें बताना कि सर समझ गए, अब लॉजिकली क्लियर हो गया सब कुछ। जब समझा देंगे हम बोलेंगे अब एंड हो गया, तब बोलने का। ऐसा नहीं कि बीच में आधा बात बोले खुश हो गया कि हाँ सर सब समझ में आ गया। मेरे भाई ये पिस्टन है और ये पिस्टन मूवेबल है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। अभी हम यहाँ पर टेम्परेचर रख रहे हैं 400 केल्विन, 400 केल्विन पे, आराम से ध्यान से सुनना। और मेरे भाई एटमोस्फियर का प्रेशर है 180 है। अभी एटमोस्फियर रखे हुए, बाहर से कोई एक्सटर्नल, हम कोई मास नहीं रखे, नहीं तो मास वाला प्रेशर लग जाता, नहीं तो मास प्लस एक्सटर्नल प्रेशर दोनों जुड़ करके लग जाता, यानी एटमोस्फियर का प्रेशर प्लस मास का प्रेशर। मेरे भाई हम यहाँ पर लिक्विड ला के रखे, एकदम ध्यान से सुनते चलना, ये लिक्विड ला के रखे। और मेरे भाई ये पिस्टन को हम क्या किए, स्टॉपर लगा करके रोके हुए हैं, ध्यान से सुनना। ये पिस्टन को हम स्टॉपर लगा करके रोके हुए, ये पिस्टन ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, ये पिस्टन फिक्स्ड है। अभी पिस्टन फिक्स्ड है, लेकिन जैसे ही स्टॉपर को रिमूव करेंगे, जैसे ही स्टॉपर को रिमूव करेंगे, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे भाई 400 केल्विन है, 400 केल्विन है मेरे भाई। एक लाइन आप बचपन में पढ़े होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का आप रट के रखे हो, कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस टाइम में प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। ये सा लाइन तुमको पढ़ाया गया होगा। तो मेरे भाई एक लाइन तुम्हें, ये लाइन वो बिल्कुल सही पढ़ाया गया, उस पर कहीं से कोई गलत नहीं। एट 373 केल्विन जो प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो होता है, ये 1 एटीएम हो रहा होता है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। वेपर प्रेशर जो होता है 373 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का, वो 1 एटीएम। मेरे भाई अभी तो 373 से ज्यादा है 400,
तो मेरे भाई अगर टेम्परेचर 373 केल्विन से ज्यादा होगा तो प्रेशर भी 1 atm से ज्यादा। तो मेरे भाई लेट से हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 400 केल्विन पे 400 केल्विन में वेपर बना होगा। ऑब्वियस ही बात है, वेपर तो बनेगा ही, लेकिन सारा वेपर नहीं बना होगा। सारा वेपर नहीं बना होगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी बताएंगे रीजन। मेरे भाई ये तब तक वेपराइज हुआ होगा, तब तक वेपराइज हुआ होगा जब तक इसका प्रेशर जितना 400 केल्विन में होना चाहिए, लेट से 1.1 atm होता है। लेट से कि 400 केल्विन में हम बता दिए कि 373 केल्विन पे बता दिए कि 1 atm होता है। वैसे ही लेट से ऐसा सोच लो कि 400 केल्विन में 1.1 atm प्रेशर होता है, 1.1 होता है। तो मेरे भाई ये वेपोराइज तब तक करेगा जब तक वेपर्स का जो प्रेशर बना है, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है और वेपर बन सकता था, लेकिन पिस्टन फिक्स्ड है, ये बनने नहीं देगा, वापस लिक्विड बना देगा ये। तो ये तब तक वेपर बनेगा जब तक यहाँ पर प्रेशर 1.1 atm रहा। अगर थोड़ा सा भी और वेपोराइज हुआ तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अंदर पे प्रेशर कितना होना चाहिए 1.1। तो ये अपने आप कुछ ड्रॉप्स जो होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है मेरे में। हम क्या किए, अब ये पिस्टन के जो स्टॉपर लगा हुआ था, जो पिस्टन को फिक्स किया गया था, वो पिस्टन का स्टॉपर को हटा दिया, वो पिस्टन का स्टॉपर को खोल दिया। मेरे भाई बाहर का प्रेशर 1 atm है, अंदर का प्रेशर 1.1 atm है। अपने आप पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाएगा, और मेरे भाई पिस्टन जैसे ही ऊपर जाएगा तब तक ऊपर जाएगा जब तक मेरे भाई इसका प्रेशर 1.1 से 1 ना हो जाए, क्योंकि तभी फोर्स बैलेंस होता है जब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स बराबर हो जाए। तो ये पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक मेरे भाई अंदर का प्रेशर 1 atm ना हो। मेरे भाई जैसे ही अंदर का प्रेशर 1 atm होगा, मेरे भाई 400 केल्विन में जो प्रेशर होता है वो आपको बताए 1.1 atm होना चाहिए। तो 1.1 कम हो गया मेरे पे 1 atm हो गया। पानी क्या होगा, वेपर बनाएगा, तुरंत वेपर बनाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा पानी वेपर बनाएगा, तब तक वेपर बनाएगा जब तक 1.1 atm ना हो जाए। और मेरे भाई इस तरीके से पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है मेरे भाई, और बाहर का प्रेशर कम है। पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, लिक्विड वेपोराइज करता रहेगा, लिक्विड वेपोराइज करता चला जाएगा, पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, लिक्विड वेपोराइज करता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई कि सारा लास्ट ड्रॉप जो होगा लिक्विड का वो भी वेपोराइज कर जाएगा। तब भी प्रेशर कितना होगा 1.1 atm। फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा। अब केवल गैसेस मॉलिक्यूल्स है, अब केवल गैसेस मॉलिक्यूल्स है। अब गैस मॉलिक्यूल फैलेगा, जब फैलेगा वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। अब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका प्रेशर अपने आप डिक्रीज होगा, अपने आप ये पिस्टन बहुत ऊपर चला जाएगा। अंदर का प्रेशर 1 atm, बाहर का प्रेशर 1 atm हो जाएगा, यानी कि अब रुक जाएगा पिस्टन। लेकिन तब तक में एक एक ड्रॉप्स जो थे लिक्विड के वो वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि 400 केल्विन में तुम्हें केवल वेपर दिखाई देगा, 400 केल्विन में तुम्हें केवल गैस दिखाई देगा। इसीलिए बोल रहे थे अगर तुम पिस्टन बंद रखोगे ना क्लोज्ड कंटेनर, तो उस टाइम में तुम्हें लिक्विड भी दिखाई देगा। यही गेम था। पिस्टन फिक्स था, पिस्टन जब फिक्स था तो लिक्विड भी रहेगा। कब ये कन्वर्ट होता है ये चीजें समझ में आई होगी मेरे। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, यानी कि ये डिफाइंड है ओनली ऑन ए पिस्टन सिलेंडर। जो लाइन लिख दी है ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। हाँ, अब मेरे भाई अब हम आपके सामने में 373 केल्विन वाला बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम 300 केल्विन वाला बात कर लेते हैं, 300 केल्विन वाला बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। आई होप आपको फोर्थ चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है, नहीं पढ़ाया गया तो वापस से आप फोर्थ चैप्टर पढ़ ले एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। मेरे भाई 300 केल्विन पे बात कर रहे हैं, 300 केल्विन पे बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे भी फिर से पिस्टन लगा हुआ है, 300 केल्विन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका फिर से पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरे भाई आपका लिक्विड। और ऐसा नहीं कि 300 केल्विन पे वेपर नहीं होगा, 300 केल्विन पे भी माय डियर स्टूडेंट वेपर्स बना हुआ होगा, इसमें भी वेपर्स होगा। आपको जैसा कि बताए थे कि 300 केल्विन में वेपर बनता है। पिस्टन अभी टाइटली फिक्स्ड है, पिस्टन टाइटली फिक्स्ड है।
लेकिन आप सच सच सोचो मेरे भाई, अगर लेस देन 373 केल्विन होगा तो उस टाइम में प्रेशर 1 एटीएम से कम होगा, 1 एटीएम से कम होगा। लेट से मेरे भाई कि इसका जो प्रेशर अगर जो होता है, इसका जो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए 300 केल्विन में, वो कितना होना चाहिए? लेट से हम ऐसा मान लेते हैं कि 0.6 एटीएम होना चाहिए। पिस्टन फिक्स्ड है, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम होगा, पिस्टन फिक्स्ड है, ऐसा ही होगा, रुका हुआ। ये मेरे भाई कुछ वेपर बनाया होगा, वेपर बनाया होगा, और उस वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, प्रेशर गेज में मेजर कर रहे होंगे, वो आपको 0.6 मेजर करके दे रहा होगा। पिस्टन बिल्कुल फिक्स्ड है, पिस्टन को कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है मेरे भाई। हम पिस्टन को जो फिक्स्ड किया हुआ था उस स्टॉपर को हटा दिए, और मेरे में बाहर का प्रेशर 1 एटीएम, अंदर का प्रेशर 0.6 एटीएम। बाहर का प्रेशर ज्यादा, पिस्टन नीचे आने लगेगा। पिस्टन अपने आप ज्यादा प्रेशर ऊपर है तो नीचे आएगा पिस्टन। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा तो कुछ वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मेरे में तब तक कन्वर्ट होंगे जब 1 एटीएम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 300 केल्विन में कितना प्रेशर मेंटेन करेगा? 0.6। वो जैसे 1 एटीएम हो गया होगा नीचे आने के बाद, ये फिर से और कम कर लेगा अपने आप को, और लिक्विड बना लेगा, और फिर से प्रेशर 0.6 एटीएम हो जाएगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा। तब तक नीचे आएगा मेरे भाई कि जब तक ये लिक्विड सरफेस को ना टच कर ले, क्योंकि उसका प्रेशर 0.6 एटीएम होना चाहिए। तो ये तब तक आया, 1 एटीएम ज्यादा प्रेशर है तो ये अपने आप नीचे आएगा, और एक टाइम होगा जो कि ये लिक्विड सरफेस को टच करेगा। और इसीलिए बोला गया है कि 300 केल्विन में केवल और केवल लिक्विड होगा। ये पिस्टन सिलेंडर में डिफाइंड है। अगर तुम क्लोज्ड कंटेनर में डिफाइन करोगे तब तो वेपर भी होगा। यही मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट के माइंड पे रह जाता है, और बोलते कि आईआईटी नहीं निकलता है। तो आईआईटी कहां से निकलेगा मेरे भाई, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो। बॉइलिंग पॉइंट का आज तक डेफिनेशन क्लियर नहीं था तुम्हारा। मेरे भाई आगे बात करने जा रहे हैं, एक और टेम्परेचर बचा हुआ है 373 केल्विन। आगे बात करने जा रहे हैं 373 केल्विन। 373 केल्विन पे माय डियर स्टूडेंट्स, 373 केल्विन पर मेरे भाई क्या होगा? फिर से वही चीज, लिक्विड है, मेरे पास में लिक्विड है, और लिक्विड है, और मेरे पास में पिस्टन है, पिस्टन फिक्स है, पिस्टन फिक्स है, पिस्टन आज भी फिक्स्ड है, अभी भी फिक्स किए हुए हैं। और मेरे भाई तुम्हें भी पता है कि वेपर होगा, यहाँ पे वेपर बना हुआ, और 373 केल्विन में जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, और बाहर का प्रेशर भी 1 एटीएम। मेरे भाई फिक्स था, इसका प्रेशर जो वेपर बनाया था उसका प्रेशर 1 एटीएम है, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम। हम पिस्टन का स्टॉपर को हटा लिए, पिस्टन किधर भी मूव नहीं करेगा, पिस्टन किधर भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर पी इंटरनल के बराबर हो गया। यानी इस कंडीशन पे लिक्विड और गैस दोनों रहेगा, इस कंडीशन पे लिक्विड और गैस दोनों रहेगा। इसमें केवल लिक्विड रहेगा और इसमें केवल वेपर रहेगा, केवल गैस रहेगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो ये जब तक फोर्स बैलेंस नहीं होगा तब तक ऐसा होगा। इसीलिए बोला गया कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। लिक्विड भी है, वेपर भी इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई इसी कंडीशन को डिफाइन किया गया है, और ये तभी डिफाइन कर सकते हो जब पिस्टन लगाओगे, जब पिस्टन लगाओगे। हाँ, सबका फाइनल प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा, फाइनल 1 एटीएम में ही रुकेगा। कोई भी पिस्टन वहीं पे रुकेगा जब वो उसका 1 एटीएम हो जाएगा। तो आई होप जो आपको हम बॉइलिंग पॉइंट समझाना चाहते थे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होना चाहिए वो एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कह रहे होते हैं। आई होप ये लाइन तुम्हें समझ में आया होगा। जिसे जिसे क्लियर हो गया एक बार चैट पे लिख दो यस। ठीक है, तो मेरे भाई आपसे कोई पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो मेरे भाई पहले बता देना कि बॉइलिंग पॉइंट तभी डिफाइन कर सकते हो जब फ्लेक्सिबल कंटेनर रहेगा, अदरवाइज ये बॉइलिंग पॉइंट का कोई सेंस नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो तुम कह रहे हो वो इवापोरेशन था, वो इवापोरेशन था। बॉइलिंग पॉइंट हम तभी समझ सकते हैं जब ये पिस्टन सिलेंडर पे डिफाइंड होगा। मेरे भाई इस वीडियो को 5 बार और सुन लेना इसके बाद, कुछ कुछ दिनों पर, नहीं तो तुम फिर भूल जाओगे, हमको पता है। ये वीडियो तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड है, और इस वीडियो को तुम अच्छे से सुन लेना, अच्छे तरीके से, बल्कि डाउनलोड कर लेना, इतना पार्ट को कम से कम क्लिप कर लेना जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट समझाए हैं, नहीं तो ये पक्का भूलोगे फिर से।
पक्का बोलोगे हमें पता है, तुम्हें याद थोड़ी रहेगा मेरे भाई। तुमको लग रहा हो नहीं सर अब तो याद रहेगा पक्का, मैंने हमको पता है कि तुम लोग कितने बड़े डैश हो। ठीक है, चलो आई होप ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अभी क्लियर हुआ। अभी तो बॉइलिंग पॉइंट समझा है मेरे भाई, अभी कहाँ एंट्रोपी कैलकुलेशन दिखाए, हमारा हेडिंग का कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी कहाँ पढ़ा है अभी, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। ठीक है, तो मेरे भाई ये 2-4 स्टूडेंट्स को ही समझ में आया क्या, बाकी लोग क्या सो रहे हैं या समझ में नहीं आया उन लोगों को? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे की बात करते हैं अब कि एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे करेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट ड्यूरिंग फेज चेंज। तो मेरे पास वही कंडीशन को लेकर के आ रहे 373 केल्विन वाला, 373 केल्विन वाला है और मेरा पिस्टन लगा हुआ है, मेरे पास पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और इस पिस्टन में कोई स्टॉपर नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे 373 केल्विन लिए हुए हैं। 373 जब केल्विन लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 373 जब केल्विन लेंगे तुम्हारे सामने में, बाहर का प्रेशर वही 180 है, बाहर का प्रेशर 180 है। हम तुमसे पूछेंगे बेटा यहाँ पे क्या होगा, तुम कहोगे सर यहाँ पे लिक्विड होगा और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस भी होगा, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस भी होगा। यहाँ का हम पूछेंगे बेटा बताओ तो अंदर का प्रेशर जो वेपर का प्रेशर है, गैस का प्रेशर कितना है, तुम कहोगे 1 atm होगा। गैस का प्रेशर कितना होगा तो 1 atm होगा, तुम खुले में कहोगे। हम पूछेंगे क्यों होगा, तुम कहोगे सर यहाँ पे 373 केल्विन, अभी तो आप बताए थे थोड़ा देर पहले कि 373 केल्विन पे 1 atm होता है, 1 atm होता है। ठीक है, और इसीलिए पिस्टन भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाहते क्या है, अब मेरा एम सुनो, हम चाहते हैं कि सारा के सारा लिक्विड वेपोराइज कर जाए। मेरा एम है कि सारा के सारा लिक्विड वेपोराइज कर जाए, हमारा एम है कि सारा के सारा लिक्विड वेपराइज कर दे। तो किसी से पूछेंगे तो कहोगे सर इसको हीट करना पड़ेगा क्योंकि पिस्टन तो मूव करेगा नहीं, 373 केल्विन आप मेंटेन किए हुए हैं तो ये पिस्टन तो मूव नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हम क्या किए, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड किए। सोचो हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड किए, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। चलो उस बहुत छोटा को तुम लोग हो सकता है DQ से समझ में आएगा, बहुत छोटा मेरे में ना के बराबर, बहुत छोटा ऐड किया। तुम कहोगे सर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा 370 से हो सकता है 370.001 हो गया होगा। तो हम पूछेंगे उससे क्या होगा, तो कहोगे सर थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना तो उसका अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 1.0001 प्रेशर। तो हम कहेंगे अच्छा ये अंदर का प्रेशर 1.001 हो गया, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव किया होगा, यानी हल्का सा ये dx अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, dx अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस पिस्टन का हुआ होगा, जो कि पता भी नहीं चल रहा होगा। इतना कम हीट दिए हैं, इतना कम हीट दिए है कि ना के बराबर, पिस्टन हल्का सा ऊपर, फिर से 373 केल्विन मेंटेन हो गया होगा। थोड़ा सा हीट दिए थे मेरे भाई, उसकी वजह से मूवमेंट हो गया, मूवमेंट होगा पिस्टन का तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया मेरे भाई, वापिस से 1 atm हुआ तो टेम्परेचर भी तो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ गया मेरे भाई, वॉल्यूम भी बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया घटा, और टेम्परेचर भी मेरे भाई उसको बैलेंस कर लिया। 373 थोड़ा सा हीट दिया तो उसकी वजह से जो भी हीट था उसका इफेक्ट तो यही हुआ कि वो पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया, पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट का कांस्टेंट रह गया, प्रेशर कांस्टेंट का कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि वापस टेम्परेचर वही पहुंच जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाई देगा, लगेगा 373 केल्विन क्योंकि 1 atm बैलेंस हो गया, 1 atm बैलेंस हो गया। हम मेरे भाई क्योंकि 1 atm हर टाइम में फिक्स है और ये बहुत स्लोली करा रहे हैं, थोड़ा सा और हीट दिए, थोड़ा सा और हीट देते जा रहे, थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई कर रहे हीट, और धीरे धीरे 200 साल, 500 साल, हजारों साल, इन्फिनाइट साल में ये धीरे धीरे ये सारा के सारा लिक्विड वेपराइज कर गया होगा, और अंदर का प्रेशर जब नहीं तो देखो तो 1 atm दिखाई दे रहा है।
मेरे भाई हम क्या गेम किए कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन आप एक लाइन पढ़ते होंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये लाइन बचपन में बहुत पढ़ाया जाता है। अब ये लाइन जब कांस्टेंट है और प्रेशर भी हम कांस्टेंट रखे, प्रेशर भी कांस्टेंट रखे हुए, और मेरे भाई प्रेशर कांस्टेंट करने के साथ में हम बॉईल कर रहे हैं, धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि सारा के सारा लिक्विड गैस में हो गया, एक टाइम ऐसा आया कि सारा के सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हुआ? और छोटा छोटा हीट देते गए मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ तो टोटल हीट कितना दिए, इसमें टोटल हीट कितना का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो तुम कहोगे जो क्यू जो सप्लाई किए थे वही वाला हीट है। मेरे भाई हम कहेंगे ये तो बहुत स्लोली कराए थे, पता भी नहीं चल रहा था, तो तुम कहोगे सर ये जो क्यू जो आप सप्लाई कर रहे थे ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ऐसा लग रहा था जो क्यू हीट सप्लाई की वो रिवर्सिबली इसको एक्सपैंड करवाया है, ये धीरे धीरे पिस्टन गया है, पता भी नहीं चल रहा था। तो हम बोलेंगे बेटा बताओ तो एंट्रोपी का क्या डेफिनेशन होता था? तुम कहोगे जो रिवर्सिबली हीट देते हैं, जो रिवर्सिबली हीट देते हो और जब टी से डिवाइड दे देते हो उसको, वही तो एंट्रोपी होता है। हम बोलेंगे लेकिन ये कितना क्यों रिवर्सिबल था, कितना हीट दिए? तो तुम कहोगे सर ये फेज चेंज में जो हीट लगा उसको हम लोग डेल्टा एच कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर कांस्टेंट है P इक्वल टू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट एडिशन होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो मेरे भाई उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच अपॉन टी। अगर बॉयल हो रहा होगा, एट बॉइलिंग पॉइंट अगर बात होगा तो ये वेपराइजेशन हो जाएगा, यानी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी होगा। और अगर तुम पूछोगे सर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट में बात करें तो डेल्टा एस डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी होगा। समझे कुछ बातों को? तो आई होप जो बात करना चाहते थे, इतना देर से हम जो आधा घंटा 45 मिनट जो चिल्लाए, बस हमको यही 2 लाइन समझाना था। हम चाहते तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के निकल जा सकते थे, मेरे पास में ऑप्शन था, लो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में ही फॉर्मूला लगाना, वेपराइज होता है बाई टी, लोग जैसा करते हैं वैसे हम भी निकल सकते थे, बट नहीं, हम आपको 45 मिनट टाइम देकर के समझाएं कि इसका मतलब क्या है। आई होप ये जो हम इतना बात कहे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये 2 लाइंस था, यानी कि आप तक का लेक्चर का आज फाइनल कंक्लूजन यही बोले कि एंट्रोपी का डेफिनेशन पढ़े हैं फाइनली, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, और दूसरा लाइंस ये पढ़े हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली सोचो क्या क्या नहीं सीखे हम लोग। ठीक है, तो मेरे भाई ये सारी बातें हो, इससे सवाल बनेगा आपका जो डीपीपी होगा उसमें जो फेज चेंज वाला होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा, इसी से सवाल बनेंगे। ठीक है, जो लोग एन अवस्थी का बुक सॉल्व कर रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्मूला से सवाल मिलेगा आपको, उस पर आप सवाल बनाएंगे। ठीक है, फ्यूजन है बेटा, फ्यूजन है, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी। जब ये मेल्ट होता है ना तो उस टाइम का जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको फ्यूजन कहते हैं। सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट आपको पढ़ाया जाता होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस पेज को हम हटा रहे हैं और अब हम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात था जिसको हम किए, देखने में तो लगेगा कि बहुत कम पढ़ाई हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई हुआ है मेरे। चलो आगे बात करते हैं। ये 2-3 लोग ही क्लास पे रिस्पांस दे रहे हैं, सुमित हो गया, सुहाना, शशांक, खालिद, और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बाकी लोग क्लास में है भी या नहीं? कुछ सागरा एक जवाब दे रहा है, शायद बाकी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है। अच्छा, श्रेया को, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ ये सब जितना भी पार्ट करा रहे हैं आपको सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे, जो बना रहा है वो डाउट पूछ रहा है, जो नहीं बना रहा उसका कोई डाउट नहीं आ रहा है।
ठीक है, हम IIT की कसम दे चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, कि DPP आपको सॉल्व करना है। फिर हाँ, CDPS आप सॉल्व करेंगे नहीं तो आप n अवस्थी बनाएंगे, और जो मतलब 2 काम तो पक्का करना है, एक मेरा DPP जो दे रहे हैं उसको तो बनाना कंपलसरी, उसके अलावा या तो n अवस्थी या फिर CDPS, दोनों में से कुछ एक काम कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, आपको IIT की कसम है मेरे भाई। Prediction of sign of delta S system using concept of, पीछे वाले कह रहे कि हमें उसकी कसम दे दीजिए, ठीक है, तब बनाएंगे। मेरे भाई, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तुमको सर कैसे साइन कन्वेंशन को यूज करिएगा, तो पहला नंबर मेरे भाई देखो, हम आराम से, हाँ, हम लोग सिस्टम का ही यूज करेंगे, सिस्टम का निकालेंगे। तो ओवरऑल कोई प्रोसेस होगा, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाकर के ग्रेटर देन 0 आना फिक्स है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये श्योर शॉट है, इसमें रत्ती भर भी तुम्हें डाउट नहीं होनी चाहिए, समझे कुछ, तो उसमें रत्ती भर भी तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए एकदम। तो हम अभी जो डिस्कशन करेंगे सिस्टम में, जहां पे हमारा अटेंशन फोकस होगा, तो हम लोग करेंगे मेरे भाई विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेरे भाई कोई एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस का फॉर्मूला जो होता है, सवाल है कि डेल्टा एस का फॉर्मूला जो हम लोग याद किए वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म वाला, तो NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, यही वाला फॉर्मूला याद किया। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 इक्वल टू V1 होगा, V2 इक्वल टू V1 इक्वल टू V हो जाएगा मेरे भाई। और टेम्परेचर के साथ में क्या होगा, तो मेरे भाई कि सिंस V2 by V1 ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ln 1 का वैल्यू 0 होता है। तो अब तुमसे पूछेंगे बताओ अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो ln 1 से जिसका भी वैल्यू बड़ा होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव CV हमेशा पॉजिटिव, मोल्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर कभी निगेटिव होगा मेरे भाई, नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो बताएगा हमें, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस भी इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर सिस्टम का बात करें, जो भी हमारा डिस्कशन है वो सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो प्रोसेस होगा, गैसेस के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, यानी कि वहां पर डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डर बोलो या रैंडमनेस बोलो, ये बढ़ेगा। तो ये लाइन हमें कंक्लूड हुआ इस पॉइंट से हमें, ठीक है, विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखेंगे मेरे भाई विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो माय डियर स्टूडेंट इसका कैसे डिस्कशन करेंगे, तो फिर से सेम फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर से वही फॉर्मूला NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। तो सिंस मेरे भाई ये ln टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इंक्रीज, वॉल्यूम अगर इंक्रीज किए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस भी इंक्रीज करेगा, यानी फिर से डिसऑर्डर बढ़ेगा। यानी ऐसा है ना मेरे भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शंस बढ़ जाएगा, जगह बढ़ेगा तो डिसऑर्डर तो बढ़ेगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में कि वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा, कभी टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा, तो कोई भी एक ही चीज को एक साथ में किया जाएगा।
कोई भी एक ही चीज को एक साथ में किया जाएगा, ऐसा नहीं कि साथ साथ सब कुछ को कर देंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी कि टेम्परेचर भी बढ़ा दिए वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, तो भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे वॉल्यूम भी, दोनों पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा, कोई टेंशन नहीं है। सिस्टम का बात करें, सिस्टम का बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है सराउंडिंग का घट रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर फेज चेंज, फॉर फेज चेंज, तो फेज चेंज जब होगा, फॉर फेज चेंज, तो फेज चेंज अब दो टाइप से हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं या सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। तो फेज चेंज के टाइम में जो डेल्टा एस डिफाइंड है, अभी जस्ट पढ़े थे, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी। तो अगर सॉलिड से, अगर हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएंगे, तो मेरे भाई इस दौरान हमें हीट देना पड़ता है, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए इस डायरेक्शन में हमें डेल्टा एच इंक्रीज करना पड़ता है, यानी कि बढ़ाना पड़ता है। तो उस केस पे, और फेज चेंज जब भी होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सबको मालूम है, तो डेल्टा एच इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस भी इंक्रीज करेगा। और ऑब्वियस ही बात है मेरे भाई, सॉलिड में मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर रहते हैं, लिक्विड में फैलते हैं, तो ज्यादा क्या होगा, डिस्पर्जन आएगा, तो क्या होगा, ज्यादा रैंडमनेस क्रिएट होने की चांसेस है। तो इसका मतलब डेल्टा एस एंट्रोपी ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा गैसेस का होगा, सबसे ज्यादा रैंडमनेस होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। ये सब क्वेश्चन जेईई में आते हैं, तुम्हें मजाक लगा होगा, इतना आसान आसान पार्ट आते हैं मेरे भाई, यही सब आईआईटी पे आते हैं, मुश्किल थोड़ी ना आते हैं, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे भाई कि डेल्टा एस सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे तो तुम्हारा जवाब आएगा सर सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का होगा और लिक्विड से ज्यादा गैस का होगा। इवन हम आपको बोलना चाहिए गैसेस का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि गैसेस में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसी का उल्टा पूछ लें कि अगर लिक्विड से सॉलिड बना रहे तो घटेगा, देख लो लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो एंट्रोपी घटेगा। तो ये ऑर्डर है मेरे। तो आई होप, क्यों ऐसा हुआ कि एनर्जी दे रहे हैं, इंथैल्पी चेंज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आ रही होगी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वैसे होना तो नहीं चाहिए। फोर्थ नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये था फेज चेंज के लिए। पहला हम लोग देखे टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरिएशन होगा, वॉल्यूम के साथ में किस तरीके से वेरिएशन होगा। इसी तरीके से मेरे पास फेज चेंज के साथ देखें, अब केमिकल चेंज के लिए देखें। केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन, कभी भी हम बोले केमिकल चेंज हो रहा है मतलब मोल्स चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मोल्स चेंज हो सकता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मोल्स चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर वन, अगर डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन, जानते हो गैस, तुम अगर सर सॉलिड का ही नहीं लिख रहे हो, अरे मेरे भाई सॉलिड का ऐसे भी कितना कम एंट्रोपी होगा सॉलिड का, उसमें रैंडमनेस आएगा मेरे भाई, उसके अंदर पे मॉलिक्यूल जो होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे क्या, नहीं, वो तो फिक्स्ड होते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, वो एकदम टाइटली हेल्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम मेनली जो बात कर रहे होते हैं वो गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड्स में भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे भाई, कि सॉलिड्स में, लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गैसेस पर होगा। तो मेरे में मान मोल्स का चेंज बढ़ गया, डेल्टा एन जी जीरो कब आएगा, जब प्रोडक्ट का मोल्स ज्यादा होगा। मोल्स का मतलब नंबर, क्योंकि वो तो नंबर, मोल क्या है, एक नंबर होता है मेरे भाई, तो नंबर बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, कोई नहीं बता रहा है। नंबर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो ऐसे केस पे डेल्टा एस इंक्रीज करेगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। सिस्टम का बात करें, केवल कंटेनर के अंदर में जहां पे मेरा फोकस है, पहले ही हेडिंग बना दी है सिस्टम। दूसरा नंबर मेरे में, अगर हम तुमसे पूछे बेटा डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन जीरो, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए,
तुम कहोगे अच्छा अब समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया तो एंट्रोपी तो घटेगा ही, नंबर्स कम हो गया तो रैंडमनेस कम हो जाएगा, तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, यस डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम बोले बेटा जिधर रिएक्टेंट का मोल्स और प्रोडक्ट का मोल्स बराबर रह गए, जीरो आ गया, अब तुमसे पूछेंगे तब कैसे बताओ, तो मेरे भाई अभी कुछ मत बोलना, अभी कुछ नहीं बोलने का रे बाबा, चुप रहने का, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं कि डेल्टा एन जी जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो, प्रोसेस रिवर्सिबल है, ना 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 ना, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसका मतलब उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेल्टा एस बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन घट भी सकता है। ऐसा थोड़ी कि सिस्टम का घटेगा तो सराउंडिंग का बढ़ गया होगा, सराउंडिंग का बढ़ गया और नेट यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ये डिपेंड कर जाएगा कि डेल्टा एस बढ़ा घटा जीरो होगा, हो सकता है जीरो भी हो जाए, हो सकता है नो चेंज, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देने का। तो इससे रिलेटेड हम तुम्हें कुछ प्रश्न कराना चाहते हैं, कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हैं, तुम्हारे मुंह पे कुछ एग्जांपल फेंकेंगे, ठीक है, और उस एग्जांपल को देख करके बताना कि क्या होगा डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा हम आप लोग को हम स्टार्टिंग के क्लास में शायद बोले होंगे कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है मेरे में, कि मतलब हम चीजों को एक ही बार एक्सप्लेन करते हैं, हम बहुत बार चीजों को सेम चीज को एक्सप्लेन करने से कतराते हैं थोड़ा। आपका जो फोकस होना चाहिए ना कि चीजों को एक बार में ही समझ लेने का, ये हम सबके लिए बोल रहे हैं, शायद इससे पहले भी हम ये बात रिपीट किए होंगे। हमारा एक हमेशा का फोकस रहता है कि आप चीजों को एक बार समझे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वापिस आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, हमारा काम दोबारा समझाना नहीं होता है, एक ही बार समझाते हैं चीजों को, इसीलिए हम बहुत सबका चैट को भी हम देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर वैसे लगता है कि बोल देना चाहिए तो हम बोल देते हैं, लेकिन मेरी बातों को आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनेंगे हमेशा। एक बार फिर से आज बोल दिए हम, ठीक है, हम वापिस एक बार समझा दे रहे हैं इस चीज को, लेकिन ऐसे हमेशा इस बात को रखेंगे ध्यान पे आज के बाद से कि अगर हम एक बार किसी चीज को बोल दिए तो हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं उस बात को, ठीक है। आप इसको मेरे लिए अच्छा समझे, आप मेरे पॉजिटिविटी बोले मेरे अंदर पे या निगेटिविटी बोले, लेकिन हम एक ही बार बोलते हैं किसी चीज को। डेल्टा एन जी जो है इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो ऐसा लग रहा है कि डेल्टा एस जीरो हो जाना चाहिए, चेंज नहीं होगा मेरे भाई, नहीं हो सकता है कि वो प्रोसेस हुआ है और वो प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ा हो सकता है, हो सकता है कि रिएक्टेंट में कुछ हो और प्रोडक्ट में कुछ और बना हो जिसमें कुछ और चक्कर हो, जो कि अभी आगे हो सकता है फैक्टर्स आएगा, हो सकता है कुछ आगे फैक्टर्स आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि बढ़ने वाला चांसेस है या घटने वाला चांसेस है, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट लीव कर बोले मास्टर बहुत खड़ूस है, नहीं चलेगा काम, ठीक है, लेकिन हम एक ही बार पढ़ाते हैं मेरे को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो इसके बारे में बताओ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, बताते जाएंगे आप, ठीक है। H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जवाब आया कि सर इधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गया 4 है, इधर 2 है, तो इसका डेल्टा एस जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सेकंड वाले में अब कंफ्यूजन आएगा मेरे भाई, तो अब सेकंड वाले का जवाब कैसे देंगे, इधर भी 2 है इधर भी सम 2 है, तो डेल्टा एन जी जीरो है, तो बस यहाँ पर इतना लिखेंगे कि डेल्टा एस जीरो भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है मेरे भाई। हम केवल लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो भी रिएक्शन हुआ होगा वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है जिसको इन्फिनाइट टाइम लगता है, कोई एक रिएक्शन को होने में इन्फिनाइट टाइम लग सकता है क्या, फिर तो पता चला कि कुछ पता ही नहीं, बता ही नहीं सकते कोई रिएक्शन होगा। तो सिंस ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फिनाइट टाइम, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फिनाइट टाइम, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये फिनाइट टाइम में होते हैं,
तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो मेरे भाई इसका जीरो तो नहीं ही होगा, इतना गारंटी बोल सकते। बाकी लेस देन जीरो होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा ये नहीं बता सकते मैं, लेकिन हाँ इतना बता सकते ये प्रोसेस हुआ है तो इसमें एंट्रोपी या तो घटा होगा या तो बढ़ा होगा, क्योंकि ये तभी एंट्रोपी जीरो होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो ये बात हम लिख दी है आपके सामने। चलो एग्जांपल नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे। Fe सॉलिड से Fe लिक्विड, Fe सॉलिड से टाइम के साथ कैसे रिलेशन बैठ रहा है एंट्रोपी का। ऑब्वियसली बात है कि आपका डाउट आना चाहिए कि टाइम के साथ में कैसे रिलेशन बैठ रहा है, कि ये टाइम से आप कैसे निकाल लिए कि टाइम नहीं हो रहा है मेरे भाई, टाइम से कैसे आप बोल देते, कुछ भी बोल देते, कहीं पर भी कोई सा भी लॉजिक लगा देते हैं। तो सिंस एंट्रोपी निकालने का जो फॉर्मूला था, वो Q रिवर्सिबल बाई T, तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता ही नहीं, तो ऑल केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब उसका एंट्रोपी चेन ऐसे नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, उसका एंट्रोपी चेन ऐसे निकाला ही नहीं जा सकता है। मतलब ये मेथड से तुम निकालोगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ अदर मेथड जानेंगे जिससे यही चीज साबित होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसका एंट्रोपी जीरो तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, Fe सॉलिड से Fe लिक्विड, Fe लिक्विड में यहाँ पे डेल्टा Ng तो जीरो है, लेकिन इसका एंट्रोपी क्या होगा, तो इसका एंट्रोपी अभी बताए थे कि अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा तो एंट्रोपी बढ़ता है। सॉलिड से लिक्विड बना है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई होप लाइंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनना, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनने का क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड का क्या होगा, यस डिक्रीज होगा, क्योंकि H2O वाला केस अलग होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ जाते हैं। इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई, इस पेज को हम हटा रहे हैं। कितना एग्जांपल्स हुआ, 4 हुआ ना। 5th नंबर एग्जांपल, कार्बन ग्रेफाइट थोड़ा सा लेस टाइटली पैक्ड होता है, डायमंड थोड़ा ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, ग्रेफाइट और डायमंड में अगर तुम देखोगे तो डायमंड ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो इसका बताना है तुम्हें डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अगर तुम्हारा जवाब आ रहा है मेरे भाई डिक्रीज नहीं, ज्यादा टाइटली, हाँ सॉरी डिक्रीज ही करेगा, डायमंड ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा। जहां पे टाइटली पैक्ड इंक्रीज करेगा वहां पे डेल्टा एस क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग कितना फैक्टर्स देखे, तो टेम्परेचर के साथ में देखे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम चेंज कराए कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में, फेज चेंज का देखे, और एक हम लोग देखे मेरे में केमिकल चेंज का, जो कि डेल्टा Ng से रिलेट कर रहे थे। तो ये 4 फैक्टर्स हुआ। 5वां नंबर फैक्टर और भी हो सकता है मेरे में, लेकिन ये जो 4 नंबर पॉइंट तक लिखवाए उसमें से भी 4th वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th और 3rd मेरे में पॉइंट नंबर 3rd और 4th ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें का। ठीक है, इसको टिक लगा लीजिएगा, उसको ज्यादा फोकस करिएगा, पॉइंट नंबर 3rd और 4th को। 5th नंबर थोड़ा जो लिखने जा रहे हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये सब भी मिल सकता है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे, तो हम आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे, बट आप बस फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते रहें। आप क्लास में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप जेईई एडवांस का सारा प्रश्न बना लेंगे। CH4 है और C2H4 है मेरे, हम जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तभी आप जवाब दीजिएगा। C2H4 है या C2 अल्केन ही ले लो मेरे, तुम भी क्या याद रखोगे, दोनों अल्केन, नहीं तो बॉन्ड बढ़ा देंगे तो
तुम बोलने लग जाओगे कि बॉन्ड बढ़ा दिए सर तो टाइटली पैक्ड हो जाएगा। ये भी एक मोल लिए है, ये भी एक मोल लिए है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, सब कुछ सेम है, मोल भी सेम है, टेम्परेचर भी, प्रेशर ऑलरेडी सेम हो गया, तो ये R तो वेरी नहीं करेगा तो प्रेशर भी सेम। तो मेरे भाई अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सवाल है ऐसे केसेस में जब तुमको कुछ नहीं पता चल पा रहा है तो चेक करना एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा। हम लोग बोल सकते ज्यादा सारा एटम्स है तो रैंडमनेस ज्यादा सारा ज्यादा सारा बुक्स होगा तो ज्यादा रैंडमनेस। दो ही बुक है मेरे पास तो रैंडमनेस कम ना होगा, ये बुक ऊपर ये बुक नीचे होगा, बस यही पॉसिबिलिटी है ना, हेड या टेल। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास में 10 नंबर्स होते, हेड टेल और कुछ और चीजें होती क्वाइंस में, तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगा, ज्यादा एटम्स है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में आप एटॉमिसिटी वाला लगा सकते हैं। ऐसे केसेस में एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स, इसमें 1 और 4 5 है, इसमें 2 और 6 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचेंगे। लेकिन अगर तुम कहोगे सर अगर हमें O2 और N2 में कंपैरिजन करना है, तो N2 और O2 में कंपैरिजन करना है तो तब कैसे एंट्रोपी का बात करेंगे? तो मान लो कि अगर एटॉमिसिटी वाला भी रूल फेल कर गया है, तब फिर क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इंक्रीज करता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, डेल्टा एस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हो जाता है मेरे में, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे डेल्टा एस भी इंक्रीज कर जाता है। ये तो बात को ध्यान रखिएगा। वैसे आपका क्वेश्चन मोस्टली आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट से ही आएगा। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी को इसमें किसी भी टाइप का डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, देखो मेरे भाई, हम जो भी बातें कहते हैं वो आपके भले के लिए बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ताकि आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहे। मेरा लेक्चर आज ऑलरेडी स्लो हो गया, स्लो इन द सेंस क्लासरूम चेंज, ये सब चेंज करने की वजह से थोड़ा लेक्चर स्लो हो गया। जितना हम पढ़ाने का सोचे थे उससे बहुत कम में रीच कर पाए। है, होता है ऐसा, कभी कभी होता है, तो जिसकी वजह से हमें उतना मेकअप भी करना होता है, क्योंकि हमें भी एक सिलेबस का टाइमिंग फिक्स है कि इतने में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दैट्स वाई आप लोग कंसंट्रेट करेंगे कि एक बार में चीजों को समझ जाए मेरे भाई। ठीक है, और ये हमेशा का भी, और साथ साथ लिखना है आपको। चलो मेरे भाई, अब अगला बात करने जा रहे हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम कहोगे सर ये तो आप बोले थे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जिस दिन हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट हो जाएगा उस दिन समझो चैप्टर का एंडिंग होने वाला है। हाँ मेरे भाई, हम बोल भी रहे हैं चैप्टर का हम लोग 60-70% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 3 से 4 लेक्चर के अंदर भी पूरा चैप्टर को 4 लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक बातें कर लेते हैं, डेफिनेशंस क्या क्या होता है वो सब आज बात कर लेंगे मेरे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एंट्रोपी ऑफ a perfect crystal is zero at 0 Kelvin। ये क्या लाइन लिखी हो मेरे भाई? ये लॉ है कि एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब सॉलिड होता है, इज 0 at 0 Kelvin। मेरे भाई 0 केल्विन कहने का मतलब -273 केल्विन, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस। मैंने भाई ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें बोला जाता है कि यूनिवर्स का हर कुछ सॉलिडिफाई हो जाता है। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें यूनिवर्स का हर कुछ सॉलिडिफाई हो जाता है, एवरीथिंग सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सवाल है कि सारा सॉलिडिफाई कर जाएगा तो
उसमें भी दो टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल हो सकते हैं और इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो सकते हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो जो परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट का मतलब ऑर्डर्ड वे में, जो है परफेक्ट का मतलब जो होता है वो ऑर्डर्ड वे में बात की जाती है। जो ऑर्डर्ड वे में जिसमें क्रिस्टल जो बना है उसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिसऑर्डरनेस नहीं है, और ना उसमें कोई डिसऑर्डरनेस हो सकता है, क्योंकि जीरो केल्विन में अब वो उसके अंदर पे मतलब कि कोई रैंडमनेस क्रिएट नहीं होगा, वो सॉलिडिफाई हो चुका है। सॉलिड्स का एंट्रोपी बहुत कम होता है मेरे भाई। उसी तरीके से अगर इम्परफेक्ट, ऐसा नहीं कि सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो परफेक्टली ही सॉलिडिफाई होगा, कोई जरूरी थोड़ी कि वो परफेक्टली सॉलिडिफाई हो, वो इम्परफेक्ट। लेकिन तुमको सर ये परफेक्टली और इम्परफेक्टली आप किस सेंस में बात कर रहे हैं मेरे भाई? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड को 0 केल्विन पे रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड को 0 केल्विन, CO मॉलिक्यूल है, 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 CO है, CO है, CO है। और मेरे भाई एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर है जिसमें मेरे भाई उसमें भी CO रखा हुआ है, CO, 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 OC, CO, 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 OC। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो सबका ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन एक ही जैसा, सब एक ऑर्डर्ड वे में, एक जैसे वे में अरेंज है, ओरिएंटेशन सेम है। लेकिन इसको अगर तुम निहारोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि सर इसमें तो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसमें ओरिएंटेशन अलग है सर। तो इसमें अगर ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट होगा, अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको इम्परफेक्ट कहेंगे। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये परफेक्ट क्रिस्टल है और ये इम्परफेक्ट है। जो कि परफेक्ट नहीं है, इसमें रैंडमनेस चेंज है ऑर्डर, इसमें भी किया जा सकता है लेकिन है तो नहीं ना। तो मेरे भाई जो परफेक्ट क्रिस्टल होगा यानी ऑर्डर्ड वे में होगा उसका एंट्रोपी बोला गया 0 होगा। इम्परफेक्ट क्रिस्टल, इम्परफेक्ट क्रिस्टल यानी कि बोला जाता है कि परफेक्ट क्रिस्टल का कोई एंट्रोपी नहीं होगा, इसका 0 एंट्रोपी होगा। लेकिन इम्परफेक्ट का क्रिस्टल का क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम एक स्टेटमेंट तुम्हारे सामने पुट करें, इस लॉ को पढ़ते हुए, इस लॉ को देखते हुए, इसको स्टेटमेंट को प्रूफ करें, मतलब स्टेटमेंट एक वर्ड बोले तुम्हें कि एंट्रोपी, एंट्रोपी इज 0, एंट्रोपी इज 0 एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? एंट्रोपी इज 0 एट 0 केल्विन। यस, ये फॉल्स है, या बोल सकते ये ट्रू है फॉर प्योर क्रिस्टल, ये ट्रू ओनली फॉर परफेक्ट क्रिस्टल्स। परफेक्ट क्रिस्टल के लिए ये ट्रू है, परफेक्ट क्रिस्टल्स के लिए ट्रू है, ट्रू ओनली फॉर परफेक्ट क्रिस्टल। यस, कुशाग्रा सही जवाब दिया है, ऋषि भी बोला और सुहाना ESLF क्या मतलब है बाबा? ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो मेरे भाई एंट्रोपी 0 होगा 0 केल्विन में, केवल ये ट्रू है परफेक्ट क्रिस्टल के लिए, इम्परफेक्ट के लिए नहीं। एक बात नोट करके लिखना, एक बात नोट करके लिखना मेरे बहन, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ये आज का लास्ट पॉइंट है नोट का, ये नोट का लास्ट पॉइंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर 0 केल्विन रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अगर 0 केल्विन रहेगा तो चाहे वो इम्प्योर हो, चाहे परफेक्ट हो, यानी परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो, आप 0 ले लेंगे। प्रॉब्लम्स, एंट्रोपी ऑफ एनी substance can be assumed to be 0, can be assumed to be 0 at 0 केल्विन। मतलब कि जब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम में हम लोग अपने मन से 0 ले लेंगे, अपने मन से बोल देंगे, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो, वहां पे अपने मन से हम लोग 0 बोल देंगे मेरे भाई।
तो आई होप ये लाइन सारा आपको क्लियर हो गया होगा, जितना ही बातें बताई गई। हम सोचे थे कुछ और भी बात करेंगे आपके सामने में, बट टाइम कम बचा, थोड़ा आधा घंटा और मिल जाता हमें तो बहुत सारा काम हो जाता, बट सिंस चलो कोई बात नहीं, अभी होता है कभी कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे का चैप्टर्स और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट रह गया तो आप बिल्कुल डाउट को पूछे। तो आई होप सब कुछ क्लियर है, तो एक बार चैट में हमें बता दो सब कुछ क्लियर है तो। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर को हम ओवर कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट क्लास में यहीं की इसी के आगे थर्ड लॉ को इसका एप्लीकेशन पार्ट पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।